हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ड्रग्स ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एंड इस पूरे सीरीज में हम पूरे ड्रग्स जो कि होते हैं एंटीकोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स, इनके बारे में हम सब समझेंगे। बट उससे पहले इस वीडियो में हम जनरल कंसिडरेशंस के बारे में देखेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है, ये सब इसी वीडियो में हम जान लेंगे। इस वीडियो के टॉपिक्स जो कवर होने वाले हैं उनमें होगा ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन सिस्टम, न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन एंड को ट्रांसमिशन, ये सब टॉपिक्स हम देखेंगे। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमने 11th-12th बायोलॉजी में और फर्स्ट ईयर के फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब होता है ऑटोनॉमस का नर्वस सिस्टम फंक्शंस लार्जली बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कंट्रोल्स विसरल फंक्शन। ऑटोनॉमस का मीनिंग ही यही होता है कि वो अपने आप सब काम कर लेता है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करता है। ये अपने कॉन्शियसनेस के कंट्रोल में नहीं होता, अपने विलफुली कंट्रोल नहीं कर सकते हमें। और कंट्रोल्स द विसरल फंक्शन, मतलब बॉडी में जो भी विसरल फंक्शन हो रहे हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कार्डियक एक्टिविटी, ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो होना, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर ही कंट्रोल में होते हैं। तो उससे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स से बने होते हैं और उनमें एक सेंटर होता है। जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो स्किन या फिर किसी टिश्यू या ऑर्गन से निकलते हैं फाइबर्स, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके कनेक्ट होते हैं। उन फाइबर्स को हम एफरेंट बोलते हैं। एफरेंट मतलब टुवर्ड्स द बॉडी। एंड इफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर जो भी सेंटर होता है वहाँ से ऑर्गन या टिश्यू को सप्लाई करने वाले फाइबर्स अवे फ्रॉम द बॉडी। जो एफरेंट्स होते हैं वो मिक्स टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं, मतलब वो सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं। वो सेंस भी कर सकते हैं और मोटर एक्शन का सिग्नल भी कंडक्ट कर सकते हैं। उनके सेल बॉडीज जो होते हैं वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो एफरेंट मीडिएट पेन एंड रिफ्लेक्सेस। एफरेंट जो होते हैं वो पेन को सेंस कर सकते हैं, और वो पेन को सेंस करने के बाद जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है या फिर रेस्पिरेटरी, कार्डियक या फिर ब्लड वेसल्स के जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो भी एफरेंट के थ्रू ही कंडक्ट होते हैं। इफरेंट फाइबर्स जो होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल जो बॉडी है वहाँ से ऑर्गन या फिर टिश्यू को सप्लाई करने वाली होती है। और ये एनाटॉमिकली दो टाइप में डिवाइडेड होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक सेंटर होता है और सेंसरी ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन होते हैं। जहाँ पे स्टिमुलस स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जो सेंटर होता है वहाँ तक सिग्नल कंडक्ट करने वाले जो फाइबर्स होते हैं उन्हें एफरेंट नर्व फाइबर्स कहा जाता है। और फिर सीएनएस में जाके या कोई तो सेंटर में जाके जो सिग्नल या स्टिमुलस या फिर जो एक्शन रिले होता है मसल्स को या फिर जो भी ऑर्गन्स या टिश्यू जिससे जिससे सप्लाई होता है, उस उस सिग्नल को कंडक्ट करने के लिए जो भी फाइबर्स होते हैं उन्हें इफेरेंट फाइबर्स कहते हैं। इफेरेंट्स एग्जिट, एफरेंट अराइव, मतलब एफरेंट से सिग्नल अराइव होते हैं और इफेरेंट से सिग्नल एग्जिट होते हैं। सेंट्रल ऑटोनॉमिक कनेक्शंस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के ब्रेन से ज़्यादा कोई कनेक्शंस होते नहीं है, मतलब सीएनएस में ज़्यादा कोई स्पेसिफिक एरिया ऐसे प्रेजेंट नहीं होते जहाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टोटली कंट्रोल में होता है। ज़्यादातर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो सेंटर्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो हाईएस्ट सेंटर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो मोस्टली होता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस में। देर आर नो स्पेसिफिक ऑटोनॉमिक एरियाज इन ब्रेन, मतलब
जैसे हमें स्पीच के लिए कोई स्पेसिफिक एरिया होता है ब्रेन में, साइट के लिए कोई स्पेसिफिक एरिया होता है ब्रेन में, वैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो कंट्रोल है वो कंट्रोल में रखने के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक एरिया नहीं होता है ब्रेन में. Then we come on to sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic and parasympathetic nervous system एक टाइप का पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल फीडबैक मैकेनिज्म से चलने वाला एक सिस्टम होता है. मतलब किसी भी फंक्शन में, किसी भी ऑर्गन के फंक्शन में, किसी भी विसरल ऑर्गन के फंक्शन में अगर कोई काम करना होता है तो उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जो सिस्टम है वो दोनों काम करती है. दोनों अपने ऑपोजिट फंक्शन के लिए जाने जाते हैं. मतलब सिंपैथेटिक एक्शन जो होती है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन से ऑपोजिट मानी जाती है. सपोज सिंपैथेटिक एक्शन किसी ऑर्गन का फंक्शन बढ़ाती है तो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन उस ऑर्गन का फंक्शन कम कर देता है. दे आर फंक्शनली एंटागोनिस्ट ऑफ ईच अदर. सिंपैथेटिक के बारे में हम जानेंगे. जो सिंपैथेटिक होता है वो डोर्सल लंबर होता है. मतलब वो जो सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं वो T1 थोरैसिक लेवल से लेकर L2 या L3 लेवल तक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स मिलते हैं. पर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्रेनियोसैक्रल होता है. मतलब क्रेनियल नर्व फाइबर्स और सैक्रल नर्व फाइबर्स से हम पैरासिम्पैथेटिक डिराइव करते हैं. क्रेनियल में भी थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ क्रेनियल फाइबर्स से पैरासिम्पैथेटिक डिराइव होता है. और सेक्रम में S2 से लेकर S3 या S4 तक फाइबर्स मिलते हैं. सिंपैथेटिक फाइबर्स का जो गैंग्लियन होता है वो अवे फ्रॉम द ऑर्गन होता है. मतलब जहाँ से वो कंट्रोल होता है वो ऑर्गन से बहुत दूर हो जाता है. पर पैरासिम्पैथेटिक के जो गैंग्लियन होते हैं वो ऑर्गन के बहुत क्लोज होते हैं या फिर ऑर्गन के ऊपर ही मिल जाते हैं. इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स जो होते हैं, मतलब जो गैंग्लियन के आगे निकलकर ऑर्गन को सप्लाई करने वाले फाइबर्स होते हैं वो सिंपैथेटिक के बहुत लॉन्ग होते हैं. एंड पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर शॉर्ट. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेजॉरिटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं नॉर एड्रेनालिन, एटीपी और एनपीवाई. बट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर मेनली पाए जाते हैं एसीएच मतलब एसिटिल कोलिन, वीआईपी मतलब वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड एंड एनओ नाइट्रिक ऑक्साइड. सो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शंस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है. टू रिमेंबर इजीली, सिंपैथेटिक फंक्शंस इन इमरजेंसी. मतलब कोई तो इमरजेंसी हो गई है, फाइट फ्लाइट हो रहा है, मतलब आपके पीछे कोई पड़ा है, आपको मारने कोई आ रहा है, तो उसके लिए बॉडी से अपने बॉडी के लिए सेव करने के लिए जो फंक्शंस होते हैं बॉडी में, जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्रिएट करता है. वेयर एज पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एट रेस्ट काम करता है. मतलब आप बैठे हो, आप सोए हो, तब जो बॉडी में फंक्शंस होते हैं, तब जो बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, वो सब पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं. सो टू रिमेंबर इजीली, सिंपैथेटिक का एक्शंस तब होता है जब आप इमरजेंसी में होते हैं, जब आप डेंजर में होते हैं. एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्शन तब देखी जाती है जब आप रेस्ट में होते हैं. यहाँ पर हमें सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स दिख रहे हैं रेड कलर में. सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स निकलते हैं थोरैसिक 1 लेवल से, T1 लेवल से लेकर L2 या L3 तक लेवल से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स निकलते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जब स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं तो वो एक गैंग्लियन एक क्रिएट करते हैं जस्ट बिसाइड सिंपैथेटिक स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पे ऐसे सब नर्व फाइबर्स T1, T2, T3, T4 से लेके जब स्पाइनल कॉर्ड से नर्व फाइबर्स निकलते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के साइड में ही ऐसे गैंग्लियन के बॉडी तैयार कर लेते हैं और एक गैंग्लियनिक चेन तैयार कर लेते हैं. और उसके बाद गैंग्लियन से आगे वाले पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स निकलते हैं. सो आप देख सकते हैं कि गैंग्लियन जो प्रेजेंट है सिंपैथेटिक
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट साइड में ही है और वेरी क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड। एंड जो ऑर्गन्स है, जो ऑर्गन ऑफ सप्लाई है, वो बहुत दूर है। इसीलिए इनके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स है ये बहुत दूर है या बहुत लंबे होते हैं। While looking at parasympathetic autonomic nervous system, we can see that uh, थर्ड, सेवेंथ, नाइन्थ, टेंथ क्रेनियल फाइबर से निकलते हैं। एंड देन S1, S2, S3, S4 से नीचे वाले सेक्रल पार्ट जो है पैरासिम्पथेटिक का, वहाँ से फाइबर्स निकलते हैं। बट यहाँ हम देख सकते हैं कि फाइबर्स निकलते तो हैं, बट यहाँ कोई गैंग्लियंस या फिर कोई सेंट्रल बॉडी तैयार नहीं करती। इनके जो गैंग्लियंस होते हैं वो ऑर्गन के बहुत पास होते हैं या फिर ऑर्गन के समटाइम्स ऊपर होते हैं। इसीलिए इनके पोस्ट गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लियन के बाद निकलने वाले फाइबर्स ये शॉर्ट होते हैं, बट जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है ये बहुत लॉन्ग होते हैं। सो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन है उनको याद रखने के लिए हमने ट्रिक देखी थी कि सिंपैथेटिक तब काम करता है जब आप इमरजेंसी में होते हैं और डेंजर में होते हो, एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्ट्स व्हेन यू आर इन रेस्ट पोजीशन। सो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के लिए फंक्शन समझने के लिए हम एक सिनारियो लेते हैं कि आप डेंजर में हो, आपके पीछे कोई वाइल्ड एनिमल पड़ चुका है। तब क्या होगा कि आपको अपनी लाइफ सेव करने के लिए भागना पड़ेगा या फिर लड़ना पड़ेगा या फिर छुपना पड़ेगा। तब आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुई होती है। सो टू सेव योर सेल्फ, बॉडी मेक्स सडन चेंजेस इन इनसाइड योर सिस्टम्स। जैसे कि आपके प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। वाई द प्यूपिल्स डायलेट? द रीज़न इज, जब आपको दौड़ना होता है या जब आपको लड़ना होता है, आपका जो विजन होता है आसपास के सराउंडिंग का वो बढ़ जाना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से रास्ता दिखे और यू कैन फाइंड वेज टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। इसलिए आपके प्यूपिल्स डायलेट होते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिखे। इनिबिट सलाइवेशन, सलाइवेशन तब इनिबिट होता है जब सिंपैथेटिक एक्शन एक्टिव होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि सलाइवेशन स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जबकि डाइजेशन प्रोसेस अभी इस डेंजर सिचुएशन में प्रायोरिटी नहीं होती। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्सेस ब्रोंकाई, मतलब ये जो ब्रोंकाई होते हैं उनका स्पेस जो है बढ़ा देते हैं, सो दैट योर लंग कैन ड्रॉ मोर ऑक्सीजन मोर क्विकली एंड क्रिएट मोर एनर्जी सो टू रन आउट ऑफ द सिचुएशन। एंड इंक्रीजेस हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज करने से आपके बॉडी में या टिश्यूज में मसल्स में ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा। उसके वजह से आपके बॉडी मसल्स में एनर्जी बहुत बढ़ जाएंगी, सो दैट यू कैन रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। अब पैरासिम्पैथेटिक का डाइजेस्टिव एक्टिविटी पे फंक्शन क्या होता है कि डाइजेस्टिव एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। See, digestion requires energy. So, बट इन डेंजर सिचुएशन आपको ये सारा एनर्जी मसल्स के ऊपर ध्यान देने भेजना पड़ता है, मसल्स को देना पड़ता है, ब्रेन को देना पड़ता है। तो ये सब डाइजेशन के लिए लगने वाली एनर्जी वो सब डाइवर्ट की जाती है मसल्स को। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेशन को टेम्परली स्टॉप कर देता है जब तक कि आप डेंजर सिचुएशन बाहर नहीं निकल जाते। वो ग्लूकोज सिंपैथेटिक स्टिमुलेट्स ग्लूकोज रिलीज बाय लिवर, मतलब इस डेंजर सिचुएशन में आपको मसल के लिए और हार्ट के लिए लंग्स के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है। तो ये एनर्जी मिलने के लिए ग्लूकोज ब्रेकडाउन नेसेसरी होता है। तो लिवर क्या करता है, बॉडी में जो भी स्टोर्ड ग्लूकोज होता है वो सब ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है, सो दैट वी कैन गेट मच नीडेड एनर्जी। इट स्टिमुलेट्स एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, मतलब ये एड्रेनलिन को रिलीज करता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। इट रिलैक्सेस ब्लैडर। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो होता है वो फंक्शन करता है जब आपकी बॉडी रेस्ट में होती है या फिर सोई होती है। सो while resting your pupils are contracted. Why?
यू डोंट आपको आपके प्यूपिल्स का ज़्यादा कोई फंक्शंस नहीं होता जब आप रेस्ट कर रहे होते हो। आपके लिए ज़्यादा बाहर देखना या अपने अराउंड सराउंडिंग को देखना ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता जब आप रेस्ट में होते हो। इट स्टिमुलेट्स सलाइवेशन, मतलब आपके मुंह में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है सलाइवेशन। एक बात रिमेंबर करनी चाहिए कि पैरासिम्पथेटिक का जो फंक्शन है वो मेनली एक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। सो पैरासिम्पथेटिक का रिमेंबर करने के लिए ये आप ध्यान में रख सकते हो कि पैरासिम्पथेटिक इज इक्वल टू डाइजेशन, मतलब डाइजेशन फंक्शन के लिए जो भी चाहिए होता है वो सब पैरासिम्पथेटिक कर देता है। वो हार्ट रेट डिक्रीज कर देता है, स्टिमुलेट्स डाइजेस्टिव एक्टिविटी, मतलब कि जो सिक्रीशंस होते हैं गॉल ब्लैडर के, पैंक्रियास के, लीवर में जो सिक्रीशंस होते हैं वो सब स्टिमुलेट करता है, जो कि हेल्पफुल होता है डाइजेशन में। इनहिबिट्स एड्रेनलिन प्रोडक्शन। अब आप रेस्ट पोजीशन में हो तो डेंजर सिचुएशन के लिए जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है उनका कोई काम नहीं, तो वो एड्रेनलिन का प्रोडक्शन इनहिबिट कर देता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लैडर।